इस वीडियो का उद्देश्य व्यक्तिगत शोध और विचारों के माध्यम से आध्यात्मिकता, वेदांत और विज्ञान के बीच सामंजस्य स्थापित करने का एक विनम्र प्रयास है। इस प्रस्तुति का मकसद किसी की भावनाओं, आस्था या मान्यताओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि ज्ञान की खोज और विचारों के आदान प्रदान को प्रेरित करना है। दोस्तों, आपने मॉलिक्यूल और एटम के बारे में तो सुना ही होगा। आधुनिक भौतिकी मतलब मॉडर्न फिजिक्स और वैशेषिक दर्शन, जो कि महर्षि कणाद ने बताया, दोनों में ही किसी वस्तु की बहुत छोटी छोटी इकाई के बारे में बताया गया है, जिसे विज्ञान में एटम और वैशेषिक दर्शन में अणु बताया गया है। दोनों में ही बताया गया है कि अलग अलग अणु या कहे एटम मिलकर अलग अलग भौतिक वस्तुओं का निर्माण करते हैं। वहीं यही इकाई अणु या एटम जिन सबसे छोटे कणों से बनी हुई होती है, उन्हें एलिमेंट्री पार्टिकल या परम अणु यानी परमाणु कहते हैं, जो आगे और विभाजित नहीं हो सकते। वैशेषिक सूत्र 4.2.4 में बताया गया है, अणुसंयोगस्त्व प्रतिषिद्धः, यानी जो अणु है, मतलब विज्ञान की परिभाषा में एटम, उनका जुड़ना निषेध नहीं है, यानी छोटे अणु जुड़कर बड़े अणु बनाते हैं। वैशेषिक सूत्र 7.1.21 में बताया गया है, नित्यं परिमंडलम, यानी जो नित्य है, शाश्वत है, वो परमाणु है। मतलब परमाणु को और नहीं तोड़ा जा सकता क्योंकि वो नित्य है। यहाँ परमाणु का मतलब विज्ञान के एटम से नहीं बल्कि उनसे है जिनसे एटम बना हुआ है। यहाँ हम उन्हें एलिमेंट्री पार्टिकल कह सकते हैं। वेदों में भी छोटे से छोटे अणु का स्वरूप बताया गया है। जैसे कि ऋग्वेद में बताया गया है, अणोर्णियान महतो महीयान आत्मा गुहाया निहितोस्य जंतोः, मतलब अणु से भी छोटा यानी परमाणु से भी सूक्ष्म, और महत यानी सबसे विराट से भी विशाल, वो आत्मा जीवों के अंदर एक बहुत ही गुप्त तरीके से व्यापक रहता है। तो यहाँ हम जान सकते हैं कि वेद में भी छोटे से छोटे कण का जिक्र है। अब यहाँ हम देखेंगे कि विज्ञान में एटम से आगे क्या है। मतलब क्या एटम को भी तोड़ा जा सकता है और कुछ ऐसा मिल सकता है जो एटम से भी छोटा हो। जैसे कि वैज्ञानिक रदरफोर्ड ने जब सोने की पतली पन्नी से हीलियम एटम के धनावेश आयन को टकराने वाला प्रयोग किया, तो पता चला कि सोने यानी गोल्ड के एटम का केंद्र एक बहुत ही डेंस और हीलियम एटम के धनावेश आयन के लगभग जितना ही एरिया वाला है। मतलब एटम के अंदर भी कुछ ऐसा है जो उसके अस्तित्व का आधार बनाता है, और वह उसके केंद्र में स्थित है। और विज्ञान में आगे परीक्षण से ये भी पता चला कि एटम की कोई फिक्स बाउंड्री नहीं है, वह केंद्र और केंद्र के चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स के बादल को ही प्रदर्शित करता है। और यहाँ केंद्र और इलेक्ट्रॉन्स के बादल के बीच का रिक्त स्थान या कहे आकाश पूरे एटम का 99% से भी ज्यादा है। मतलब एटम लगभग एक खाली जगह यानी आकाश मात्र ही है, जिसका अस्तित्व उसका केंद्र और उस केंद्र के चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स के बादल से ही है। और इसी से आगे आधुनिक विज्ञान के एलिमेंट्री पार्टिकल्स की खोज शुरू हुई। एलिमेंट्री पार्टिकल्स की खोज में वैज्ञानिकों ने 4 तरह के एलिमेंट्री पार्टिकल्स खोज निकाले। यहाँ ये सारणी विज्ञान के एलिमेंट्री पार्टिकल्स को दिखा रही है। यहाँ ये 4 प्रकार है: क्वार्क्स, लेप्टोन्स, वेक्टर बोसॉन और स्केलर बोसॉन। आइए एक बार इन पर नजर डालते हैं। क्वार्क्स एटम के केंद्र को बनाने में मदद करते हैं। ये 6 प्रकार होते हैं, जैसे अप, डाउन, स्ट्रेंज, चार्म, बॉटम, टॉप। क्वार्कों को एक दूसरे से ग्रिप के लिए एक वेक्टर बोसॉन, जिसे ग्लून कहा जाता है, कार्य करता है। क्वार्क के बीच मजबूत बल, स्ट्रॉन्ग फोर्स, ग्लून के माध्यम से प्रभाव में आता है। अप और डाउन क्वार्क्स से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनते हैं, जो किसी भी एटम का केंद्र बनाते हैं। चार्म और स्ट्रेंज क्वार्क्स अधिक ऊर्जा वाले कण होते हैं, जबकि टॉप और बॉटम क्वार्क्स और भी ज्यादा भारी होते हैं। लेप्टोन्स जो एटम को थोड़ा और आकार देते हैं। इनमें सबसे प्रसिद्ध है इलेक्ट्रॉन, जो एटम के चारों ओर बादल के रूप में बहुत ही तेज गति से मंडराते रहते हैं। इसके अलावा म्यून और टाउ नामक भारी लेप्टोन्स होते हैं। इनके साथ ही 3 प्रकार के न्यूट्रिनो भी होते हैं: इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, म्यून न्यूट्रिनो और टाउ न्यूट्रिनो।
न्यूट्रिनो बेहद हल्के और बिना चार्ज वाले कण होते हैं। चार्ज एक ऐसा गुण है जो बड़े रूप में पानी की तरह होता है, जो विद्युत धारा बनाता है, जैसे पानी समुद्र या नदी में धारा प्रवाह बनाता है। वेक्टर बोसॉन वो कण या ऊर्जा हैं जो बलों को संचारित करते हैं। सबसे पहले है फोटॉन, जो विद्युत चुंबकीय बल का वाहक है। फिर हैं डब्ल्यू और जेड बोसॉन, जो कमजोर एटॉमिक बल को संभालते हैं। और अंत में ग्लून, जो आटम के केंद्र में क्वार्क्स के बीच मजबूत बल का वाहक होता है और उन्हें जोड़कर रखता है। स्केलर बोसॉन में एक ही नाम हिग्स बोसॉन है, जो अन्य कणों को द्रव्यमान प्रदान करता है। इसे गॉड पार्टिकल नाम भी दिया गया है, क्योंकि यह हमें समझाता है कि पार्टिकल्स का वजन क्यों होता है। यहाँ मैंने विज्ञान के एलिमेंट्री पार्टिकल को संक्षेप में बताया है, फिर कभी इस पर गहराई से चर्चा करूंगा। यहाँ दोस्तों, आपने अभी तक देखा कि विज्ञान ने एटम, जिसको आगे और विभाजित करना बहुत मुश्किल था, उनको भी जान लिया कि वो किससे बने हैं। अब हम जानेंगे कि महर्षि कणाद ने परमाणु के बारे में क्या बताया है, और क्या वेदों में भी किसी भौतिक वस्तु के सबसे छोटे अंश को परमाणु ही बताया है। दोस्तों, यहाँ एटम का मतलब परमाणु बिल्कुल भी नहीं है। आपने जरूर एटम का मतलब परमाणु पढ़ा होगा, लेकिन वास्तव में परमाणु उन अणुओं को कहते हैं जो आगे और विभाजित नहीं हो सकते, और वो नित्य है, मतलब उनका कोई आदि और अंत नहीं है। तो चलो आगे इनके बारे और देखते हैं। वैशेषिक दर्शन 1.1.5 में द्रव्य के बारे में बताया है कि पृथिव्यापस्तेजो वायुराकाश कालो दिश आत्मा मन इति द्रव्याणि, यानी क्रमशः सूक्ष्म की ओर जाते हुए पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, काल, दिशा, आत्मा और मन, ये सभी 9 द्रव्य हैं जिनसे सभी भौतिक वस्तुएं और जीव बनते हैं। यहाँ पहले 5 द्रव्यों को पंच महाभूत कहा जाता है। दोस्तों, इन द्रव्यों का अर्थ सीधा इनको प्रदर्शित किए शब्दों के अनुसार न लेकर उन शब्दों के गुणों और कर्मों के आधार पर होना चाहिए। जैसे वायु का अर्थ सामान्यतया हवा होता है, पर यहाँ ये नहीं, बल्कि वायु के गुण जैसे गतिमान होना से लिया जाना चाहिए। क्योंकि वैशेषिक दर्शन 1.1.19 में बताया है कि द्रव्य गुण कर्मणा द्रव्यं कारण सामान्य, यानी द्रव्य के गुण और कर्म का अस्तित्व द्रव्य पर निर्भर है। अर्थात द्रव्य इनके लिए सामान्य आधारभूत कारण है। तो चलिए थोड़ा इन द्रव्यों के बारे में जानते हैं। पृथ्वी यानी पृथ्वी पदार्थ को स्थिर अवस्था स्ट्रक्चर या कहे द्रव्यमान मास प्रदान करवाने के लिए मूल द्रव्य है। आपह यानी जल, जो धारा करंट या प्रवाह ड्रिफ्ट प्रदान करवाने के लिए मूल द्रव्य है। तेजः यानी अग्नि, जो ऊर्जा एनर्जी या प्रकाश या ताप प्रदान करवाने के लिए मूल द्रव्य है। वायुः यानी वायु, जो गति मोशन करवाने के लिए मूल द्रव्य है। आकाशः यानी आकाश, जो पूरे ब्रह्मांड में व्यापक है। कालः यानी समय, जो पूरे ब्रह्मांड में व्यापक है। दिशा यानी दिशा डायमेंशन, जो सभी वस्तुओं के स्थान का निर्धारण करती है। आत्मा यानी आत्मा कॉन्शियसनेस, जो चेतना या जीवन शक्ति या ज्ञान का आधार है। मनः यानी मनस, जो इच्छा और संकल्प का स्रोत और हमेशा आत्मा के साथ नियत है। तो ये था इन 9 द्रव्यों के बारे में थोड़ा सा वर्णन। यहाँ आपको मैं बता दूं कि मैंने इन 9 द्रव्यों को सिर्फ हल्का सा बताने का प्रयास किया है। हो सकता हो कि ये पूर्ण न हो। इन द्रव्यों के गुण और कर्म का भावार्थ बहुत गहरा है, और मैंने सिर्फ एक जानने का प्रयास मात्र किया है। चलिए अब जानते हैं कि पंच महाभूतों यानी पहले 5 द्रव्य पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश में से पहले 4 द्रव्यों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और विज्ञान में खोजे गए एलिमेंट्री पार्टिकल्स में क्या संबंध हो सकता है। सबसे पहले हम पृथ्वी द्रव्य लेते हैं, क्योंकि पृथ्वी पदार्थ को स्थिर अवस्था स्ट्रक्चर या कहे द्रव्यमान मास प्रदान करवाने के लिए मूल द्रव्य है। तो विज्ञान के एलिमेंट्री पार्टिकल हिग्स बोसॉन कण को पृथ्वी द्रव्य से जोड़ा जा सकता है, क्योंकि हिग्स बोसॉन ही कणों या एटम को द्रव्यमान प्रदान करता है। उसके बाद जल द्रव्य, जो कि धारा करंट या प्रवाह
ड्रिफ्ट प्रदान करवाने के लिए मूलद्रव्य है, तो विज्ञान के एलिमेंट्री पार्टिकल्स फर्मिन्स, क्वार्क्स और लेप्टॉन्स के प्रवाह यहाँ ज्यादातर इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह को इंगित कर सकते हैं, या इनके तरंग प्रकृति को जल द्रव्य से जोड़ा जा सकता है। उसके बाद अग्नि द्रव्य को, जो कि ऊर्जा, एनर्जी या प्रकाश या ताप प्रदान करवाने के लिए मूलद्रव्य है, तो विज्ञान के एलिमेंट्री पार्टिकल्स वेक्टर बोसॉन जैसे फोटोन, ग्लून इत्यादि को अग्नि द्रव्य से जोड़ा जा सकता है। उसके बाद वायु द्रव्य, जो गति मोशन करवाने के लिए मूल द्रव्य है, को बाउंड फर्मिन्स जैसे किसी परमाणु में बाउंड इलेक्ट्रॉन या कहे परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन व न्यूट्रॉन में बाउंड क्वार्क्स को वायु द्रव्य से जोड़ा जा सकता है, क्योंकि किसी बाउंड इलेक्ट्रॉन की परमाणु में ऊर्जा 0 से नीचे यानी नकारात्मक होती है, जो कि इसे अग्नि ऊर्जा से सूक्ष्म द्रव्य यानी वायु से जोड़ना सही लगता है। दोस्तों, ये पंच द्रव्य पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश को पंच महाभूत कहा जाता है। जब हम किसी भी वस्तु को देखते हैं तो प्रकाश उससे टकराकर हम तक पहुंचने में कुछ समय ले लेता है, मतलब आंखों से दिखने वाली या कहे इंद्रियों से महसूस होने वाली वस्तु का हम वास्तव में भूतकाल में सेंस करते हैं, और शायद इसी वजह से हम इन्हें भौतिक कहते हैं। लेकिन महाभूत का अर्थ एक ऐसी सीमा से हम ले सकते हैं जहां भौतिक और आध्यात्मिक के मिलन का स्थान हो, इसलिए ऐसा हो सकता है कि आगे के द्रव्य, काल, दिशा, आत्मा और मन भौतिकता के पार आध्यात्मिक क्षेत्र के द्वार हो। आगे के वीडियो में मैं इन पर जरूर अपने विचार रखूंगा। अगर आपका कोई प्रश्न है या आप कोई सुझाव या अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं तो कृपया कमेंट में जरूर लिखें। मेरे विचार सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।